हेलो एस्पायरेंट। आप सबका एक नई सीरीज में स्वागत है। आज से हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार पीआईबी से डेली बेसिस पे जो न्यूज़ पब्लिश करती है, जो पीआईबी होती है, पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ से जो डेली 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 बेसिस पे जो न्यूज़ आती हैं, वो उसमें से कौन सी न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की है, तो हम क्या करेंगे, हम डेली पीआईबी का एनालिसिस करेंगे। डेली 20 से 25 मिनट में हम पीआईबी का एनालिसिस करेंगे और उसमें से जो भी न्यूज़ हमारे काम की है उसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस मैगजीन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जबकि उससे अच्छा उपाय क्या है कि हम पीआईबी को डेली पढ़ें। डेली 20 से 25 मिनट अगर हम इसको देंगे तो करंट अफेयर्स के लिए हमें कभी बोझ नहीं लगेगा। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज आज से हम एक नई सीरीज शुरू करते हैं। और आज 22 जून यानी 21 जून के डेटा के साथ 21 जून 2026 से जो भी पीआईबी डेली डेटा निकालती है उसका हम एनालिसिस डेली सुबह सुबह करेंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इस सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ है कि एफआईएच हॉकी वुमेन्स नेशंस कप, एफआईएच हॉकी वुमेन्स नेशंस कप का आयोजन अभी किया गया था, जिसका कल फाइनल हुआ। जो फाइनल भारत ने जीता, उसका विजेता कौन था? उसका विजेता था भारत। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसका आयोजन मेजबान देश कौन कौन से थे, यानी इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में। दूसरी चीज, किसको जीता किसने? तो इसको जीता भारत ने। अब इसमें उप विजेता कौन हो? भारत ने किसको हराया? भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। तो ये इन्फॉर्मेशन कम की नहीं कि 2-0 से हराया, इन्फॉर्मेशन ये कम की कि उप विजेता कौन रहा, यानी न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड को हरा के भारत ने जीता। अब इसमें कभी वो भी पूछ क्या लेगा कि जो ये हॉकी वुमेन्स नेशंस कप की टीम थी भारतीय, इसका कप्तान कौन था? इसके कप्तान थी सलीमा टेटे। अब इसमें सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर कौन था भारत की तरफ से? तो दीपिका सहरावत थी। अब दीपिका सहरावत ने कुल 6 गोल किए थे, कुल 6 गोल किए थे पूरे टूर्नामेंट में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? वो दिया गया एस्ले सेसा को। एस्ले सेसा यूएसए के प्लेयर हैं, इन्होंने भी कुल 6 गोल किए थे। अगली न्यूज देखते हैं। अगला क्या? 21 जून था, तो कल सब लोगों को पता है कि योगा दिवस था, योग दिवस था, तो सब लोग योगा दिवस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन कल एक दिन और था, वो था विश्व जल विज्ञान दिवस। हमें याद रखना है कि 21 जून को योग दिवस के साथ साथ विश्व जल विज्ञान दिवस भी था। अब इसके उपलक्ष्य में क्या किया गया? इसके उपलक्ष्य में जो पश्चिम बंगाल का एक पोर्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ है? याद रखना, में पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे जो 3 नौसैनिक जहाजों का शुभारंभ किया गया, यानी पश्चिम बंगाल के किस पोर्ट पर 3 नौसैनिक जहाजों का शुभारंभ किया गया? तो उस पोर्ट का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ये थे भारत के पहले उद्योग मंत्री। ये हमें याद रखना है कि कभी कभी अगर क्वेश्चन पीसीएस में बनाएगा तो क्वेश्चन क्या बना देता है कि उसका एक स्टेटमेंट दे देगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पश्चिम बंगाल पर 3 नौसैनिक जहाजों का शुभारंभ किया गया, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि भारत के वो पहले उद्योग मंत्री थे, तो हमें ये जानकारी याद रखनी कि पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब जो 3 नौसैनिक जहाजों का शुभारंभ किया गया है, उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम है आईएनएस दूनगिरी एक, आईएनएस अग्रय दूसरा, आईएनएस संशोधक तीसरा। यानी 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है दूनगिरी, दूसरा नाम है अग्रय और तीसरा नाम क्या है? संशोधक। ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना कि जो इनका निर्माण है वो किसने किया? इसका निर्माण किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। जो इसका तीसरा वाला है यानी आईएनएस संशोधक, ये भारत का सबसे उन्नत जल विज्ञानी सर्वेक्षण पोत है। अब तक का भारत का सबसे उन्नत जल विज्ञानी सर्वेक्षण पोत कौन है? तो आईएनएस संशोधक। ये हमें याद रखना है। आगे देखेंगे कि 21 जून को जो विश्व योग दिवस था, तो कल 2 दिवस थे, ये हमें याद रखना। पहला दिवस, कल कौन कौन से दिवस थे? कल 2 दिवस थे। अब 2 दिवस में से एक दिवस तो विश्व योग दिवस, हमें ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो याद भी रहेगा। और दूसरी चीज क्या याद रखना? विश्व जल विज्ञान दिवस भी था, वो भी 21 जून को ही था। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। आगे हम देखेंगे कि जो विश्व योग दिवस की थीम थी, वह इस बार की थीम क्या थी? स्वस्थ आयु के लिए योग। इस बार की थीम क्या थी? थीम थी स्वस्थ आयु के लिए योग। और ये विश्व योग दिवस का 12वां संस्करण था, यानी 2015 से शुरू हुआ है। ये इसका 12वां संस्करण था, याद रखना है कि 12वां संस्करण है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 2015 से हुई है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है कि 21 जून, ये हमें इंफॉर्मेशन खुद के लिए रखनी है कि 21 जून को ही विश्व योग दिवस क्यों मनाया जाता है।
तो उसकी वजह क्या, जो 21 जून को होता है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, यानी इसी को कहते हैं उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत कब होता है, 21 जून को। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और इसीलिए इसे दीर्घायु का प्रतीक माना गया, इसलिए हम 21 जून को ही मनाते हैं। अब हुआ क्या, इस बार दो नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं 21 जून पे। दो नए पोर्टल लॉन्च किए गए, एक पोर्टल का नाम है योग संगम और दूसरे का नाम है योग पार्क। ये दो पोर्टल आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए हैं, दो नए पोर्टल, योग संगम और योग पार्क। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि योग संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आयुष मंत्रालय। योग पार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आयुष मंत्रालय। आगे क्या याद रखना कि योग 365 अभियान शुरू किया गया था, पहले शुरू किया गया था। तो इसके तहत क्या देखा गया कि जो 100 दिन का एक कार्यक्रम तय हुआ था उसमें 2 लाख लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है इस बार। यानी योग को केवल एक दिन नहीं, या नहीं कि मात्र 21 जून को योग दिवस होता है तो 21 जून को सेलिब्रेट कर लिए हो गए, योग कर लिया सारा काम हो गया, नहीं। हमें क्या कि योग 365 अभियान का मतलब है कि साल के 365 दिन हमें योग करना है। तो इसके उपलक्ष्य पे एक 100 दिन का कार्यक्रम तय हुआ था, जिसमें आज कल जो 21 जून था तो उसमें 2 लाख लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है। आगे क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया इसके उपलक्ष्य में, योग दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें एक शब्द लिखा उन्होंने, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु अगर पूछ ले कि कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया भगवत गीता से, उसके 6ठे अध्याय में ये शामिल है। और 6ठा अध्याय किससे रिलेटेड, ध्यान योग से लिया गया है। 6ठा अध्याय किससे रिलेटेड, ध्यान योग से। तो मोदी जी ने क्या किया है, ट्वीट किया था, उसमें लिखा था युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो भगवत गीता से लिया गया है, याद रखना है। अगला टॉपिक देखते हैं, तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है ड्यूटेरेटेड यौगिक उत्पादन संयंत्र। यानी इसी में एक साथ, इसके साथ एक चीज और बनाई गई है, वो है 24 की ये प्रोटोटाइप सोडियम सेल। यानी क्या है, ये कहाँ लगा है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ड्यूटेरेटेड यौगिक उत्पादन संयंत्र कहाँ लगा है, ये लगा है गुजरात के वडोदरा में, इतना याद रखना है। गुजरात के वडोदरा में क्या लगाया गया है, ड्यूटेरेटेड यौगिक उत्पादन संयंत्र, ठीक है। 24 के ए प्रोटोटाइप सोडियम सेल का यूज किया, अगर सिर्फ इतना पूछ ले कि 24 के प्रोटोटाइप सोडियम सेल का यूज क्या है, किससे रिलेटेड है, तो ये भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उसके लिए एक सामग्री उपलब्ध करा के देता है। आगे देखते हैं कि जो 21 जून को पीआईबी ने अपना स्पेस से रिलेटेड जानकारियां दी हैं, उसमें एक स्पेस माइलस्टोन के बारे में चर्चा की है। तो ये चर्चा प्री के लिए, पीसीएस या यूपीएससी के प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक क्रोनोलॉजी दी गई थी, मैंने वो क्रोनोलॉजी का मैप उठाया, उसमें दिखाया क्या गया कि अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन उस सीक्वेंस से बना लेगा कि ये जो 4 मिशन देगा और बोलेगा इन्हें कालक्रमानुसार लगाइए, कालक्रम के अनुसार इनको सेट करिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, क्योंकि वो सीधा एक बॉक्स में चित्र बना के उन्होंने ये पूरा एनालिसिस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया और उसी साल सितंबर 2023 में आदित्य 11 लॉन्च हुआ। तो पहले कौन आया था, पहले चंद्रयान आया था, उसके बाद आदित्य आया था। यानी पहले चंद्रमा पे गए थे, फिर सूर्य पे गए थे, हमें याद रखना है। कैसे कि पहले चंद्रमा पे गए फिर सूर्य पे गए। अगला मिशन जनवरी 2024 में एक्सपोसैट था। उसके बाद जनवरी 2025 का अगला मिशन स्पैडेक्स था। उसके बाद का अगला मिशन क्या था, उसके बाद का अगला मिशन निसार था, वो जुलाई 2025 में। यानी जनवरी में स्पैडेक्स, जुलाई में निसार, ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना है कि जो निसार मिशन है ये किसका है, पूछेगा कि निसार मिशन किन 2 स्पेस एजेंसियों का है, तो ये किन 2 स्पेस एजेंसियों का, ये है इसरो का और नासा का। अब इसे लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और जो यान यूज किया जाएगा वो होगा जीएस, इसके साथ कौन यान यूज किया गया, जीएसएलवी F-16 से ये लॉन्च हुआ। अगला एक मिशन है तृष्णा मिशन। अब तृष्णा मिशन किससे, तृष्णा मिशन इसरो और फ्रांस की एक एजेंसी है CNES। तो तृष्णा मिशन किन 2 देशों का है, तो ये है भारत का और फ्रांस का, ये याद रखना। में भारत और फ्रांस का कौन सा मिशन है, तृष्णा, इसरो और फ्रांस का। इसका काम क्या है, ये स्थलीय तटीय क्षेत्रों की इमेजिंग करेगा। अगला मिशन चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन, ये किसका है, ये है इसरो और जापान का, यानी भारत और जापान का मिशन चंद्रयान 5। भारत और जापान का कौन सा मिशन है, चंद्रयान 5, इसी को लूपेक्स मिशन भी कहते हैं। अब ये किससे लॉन्च किया जाएगा, तो इसमें दे देगा कि भारत के रॉकेट से नहीं, ये जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च होगा। इसमें इसरो ने क्या बनाया, इसरो ने लैंडर बनाया है, जापान ने रोवर बनाया है। तो लैंडर किसका है, इसरो का, रोवर किसका है, जापान का। अब इसका काम क्या है, इसका काम है चंद्रमा की सतह पर पानी या बर्फ की खोज करनी है, ये काम हो गया। चंद्रयान 5 पर लूपेक्स का काम क्या है, चंद्रमा की सतह पर बर्फ या पानी की खोज करना है। तो जो नाभिक उपग्रह है, नाभिक, ये भारत की स्वदेशी उपग्रह प्रणाली यानी नेविगेशन प्रणाली, जैसे अमेरिका का क्या है GPS, उसी तरह भारत का है नाभिक।
अब इसकी रेंज कितनी है ये हमें याद रखना है। इसकी रेंज है सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक। कभी कभी क्या दे देगा 15,000, गलत, या फिर दे देगा 1500 मीटर, ये भी गलत। 1500 किलोमीटर है, ये याद रखना है। अब इसमें क्या, इसमें दूसरी पीढ़ी के कुल 5 उपग्रह शामिल किए गए हैं। कितने उपग्रह हैं दूसरी पीढ़ी के? 5 उपग्रह। आगे देखते हैं। ये न्यूज अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ी थी, ये यहीं पे देखा मैंने कि ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि साउथ एशिया सैटेलाइट के नाम से GSAT-9 उपग्रह लॉन्च किया गया था 2017 में। कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था 2017 में। 2017 में तो लॉन्च किया गया था क्या? 2017 में लॉन्च किया गया साउथ एशिया सैटेलाइट नाम से एक उपग्रह लॉन्च किया गया। किसे लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया था इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से GSLV F09 रॉकेट से। ये इंफॉर्मेशन हो गई। आगे याद करते हैं भू स्थिर संचार उपग्रह, यानी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये याद रखना है। याद कर रखना है, नाम में लिखा है साउथ एशिया सैटेलाइट। तो जो इसका कवरेज है ये कई देशों में, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। इसमें पहले पाकिस्तान भी शामिल था, और जब इसमें पाकिस्तान शामिल था तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था सार्क सैटेलाइट। तब इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे सार्क सैटेलाइट। लेकिन जब पाकिस्तान इससे बाहर हो गया तो इसका नाम क्या कर दिया गया? साउथ एशिया सैटेलाइट। अब पाकिस्तान के बाहर होते ही इसका नाम कर दिया गया साउथ एशिया सैटेलाइट। और इसकी जो अवधि है वो 12 वर्ष की, यानी 2017 में लॉन्च हुआ है, 12 वर्ष बाद यानी 2029 तक इसकी अवधि है। ये याद रखना है हमें। आगे देखते हैं कि ब्रिक्स की भी एक मीटिंग हुई है। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, 11वीं बैठक भी एक बैठक हुई है ब्रिक्स की। वो कौन सी बैठक है? वो बैठक है कि जो ब्रिक्स की ब्रिक्स MSME मंच, ब्रिक्स MSME मंच यानी MSME सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, तो ब्रिक्स MSME वो मंच है, इसकी बैठक कहाँ हुई है? इसकी बैठक हुई है 19 जून 2026 को आगरा में। ये याद रखना। बैठक कहाँ हुई? आगरा, 19 जून 2026 को। इसका आयोजन MSME मंत्रालय द्वारा किया गया। लेकिन आगे क्या याद रखना? अगला है कि ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जो 11वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। यह याद रखना हमें, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ये कहाँ होगी? गुरुग्राम में होगी। 25 से 26 जून 2026 को ये बैठक होगी। 25 से 26 जून, 25-26 जून 2026 को ये बैठक होगी। ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना कि चौथी बार जो है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, यानी भारत इसकी अध्यक्षता पहली बार नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट अगर बना दे कि भारत पहली बार कर रहा है तो गलत, चौथी बार कर रहा है। अब ब्रिक्स के 11 देश कौन कौन से हैं? तो एक हो गया ब्राजील, एक हो गया रसिया, एक हो गया इंडिया, एक हो गया चाइना, एक हो गया साउथ अफ्रीका। ये तो इसके संस्थापक देशों में से हो गए 5। आगे कौन सा है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब और UAE। ये इसके 6 देश हो गए जो बाद में जुड़े। 5 देश तो 4 देश तो संस्थापक थे, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, तो 4 संस्थापक प्लस 1 मिलके वो 5 हो गए थे। 6 नए देश कौन कौन से थे? उसमें नाम आता है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब के साथ UAE। अब क्या ना, भारत को ये याद रखना है कि भारत बिजली के उत्पादन और उपभोक्ता में कौन से स्थान पे है? वो तीसरे स्थान पे। क्योंकि जो मीटिंग है ऊर्जा मंत्रियों से रिलेटेड है, इसलिए ऊर्जा से रिलेटेड ये फैक्ट में याद रखना कि बिजली का जो उत्पादन और उपभोक्ता है इसमें भारत तीसरे नंबर पे है। अब एक बैठक और होगी ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये 17 से 18 अगस्त 2026 को होगी। ये वर्चुअल होगी, इसलिए इसका कोई स्थान नहीं है। इस बार की ब्रिक्स की थीम क्या है? थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण। ये इसकी थीम है। क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। आगे याद रखना कि एक फेस्टिवल किया गया है अभी मुंबई में, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल किया गया है? फेस्टिवल का नाम है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हुआ है फेस्टिवल। अब इस फेस्टिवल में क्या याद रखना है? ये 19वां फेस्टिवल है। अब इसमें एक भारत की जो हस्तियों पर समर्पित एक हिंदी एनिमेटेड फिल्म थी, भारत की महिला हस्ती यानी भारत की महिलाओं पर समर्पित एक हिंदी की एनिमेटेड फिल्म बनाई गई, एनिमेशन फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म का नाम है भारती और बीबो। तो क्या पूछेगा कि भारती और बीबो एक महिला हस्तियों से रिलेटेड समर्पित हिंदी एनिमेटेड फिल्म है, एक फैक्ट। दूसरा, ये कहाँ प्रस्तुत की गई? इसको दिया गया मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत विश्व प्रीमियर आयोजित। भारती और बीबो का क्या किया गया? विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया है। आगे जो ये भारती और बीबो एनिमेटेड फिल्म है, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है स्नेहा रविशंकर और इसके प्रोड्यूसर है पपेटिका मीडिया द्वारा ये प्रोड्यूस की गई है। इसके डायरेक्टर है स्नेहा रविशंकर, याद रखना। आगे, अब इसमें कौन सी भारत की 4 महान महिलाओं की कहानी बताई गई है? ये जरूरी चीज है कि इसमें भारत की कौन सी 4
जो महिलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें 4 महान महिलाओं के बारे में बताया गया है। 4 महान महिलाओं के बारे में बताया गया, वो याद रखना। वो 4 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है अहिल्याबाई होलकर, ये होगा एक। दूसरा नाम है रानी दुर्गावती, दूसरा। तीसरा नाम है रानी रासमोनी और चौथा नाम है सालमुर्दा थिमक्का। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो रानी दुर्गावती हैं ये गोंडवाना की रानी थी और अकबर के समकालीन थी। एक रानी रासमोनी जो है कोलकाता के एक समाज सुधारक हैं। तो रानी रासमोनी उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना की थी, यानी दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो पश्चिम बंगाल में है उसकी संस्थापिका कौन है? रानी रासमोनी है। और इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर काम किया था, यानी बहुविवाह पर रोक लगाई थी इन्होंने। तो बहुविवाह से रिलेटेड ये है और इसीलिए समाज सुधारक भी थी। सालमुर्दा थिमक्का कौन है? ये कर्नाटक के पर्यावरणविद हैं, ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना है कि यही जो मुंबई में फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसी फिल्म फेस्टिवल में एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार दिया गया है। यानी क्या किया गया? जो गोल्डन कोंच पुरस्कार है ये किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसके लिए दिया गया है गोल्डन कोंच पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? कौन सी फिल्म है? वो फिल्म है पोलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर। उस फिल्म का नाम क्या है? सिल्वर। सिल्वर फिल्म को दिया गया है जो पोलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अब इसके डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर थे नतालिया कोनिवार, जो प्रोड्यूसर है मैसी कुबिकी। ये इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये है कि कौन सी फिल्म है। वो फिल्म है पोलिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर। उसका पुरस्कार कौन सा दिया गया? गोल्डन कोच पुरस्कार। आगे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिक्शन फिल्म, ये तो डॉक्यूमेंट्री थी और ये जो है ये है शॉर्ट फिक्शन फिल्म। ये एक शॉर्ट फिक्शन फिल्म है। इसके लिए जो पुरस्कार दिया गया उस पुरस्कार का नाम है सिल्वर कोच। सिल्वर कोच पुरस्कार दिया गया है। अब किस फिल्म को दिया गया है? वो एक ईरानी फिल्म है जिसका नाम है अंडर द स्नो। अंडर द स्नो नामक एक ईरानी फिल्म को क्या दिया गया है? शॉर्ट फिक्शन फिल्म में जो पुरस्कार दिया जाता है सिल्वर कोच, वो दिया गया है। अब इसके डायरेक्टर है नफीस जारे, इसके प्रोड्यूसर है दीपांकर प्रकाश। ये इतना जरूरी नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म है। एनिमेशन फिल्म को क्या अभी ऊपर एनिमेशन बताया था। एनिमेशन फिल्म जो है ये इसको भी कौन सा पुरस्कार दिया गया? सिल्वर कोच। यानी गोल्डन कोच पुरस्कार सिर्फ एक फिल्म को दिया गया है। वह फिल्म कौन सी है? याद रखना है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है पोलिस की सिल्वर। आगे अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म जिसे पुरस्कार दिया गया है जर्मन फिल्म एक है, उसे नाम है मायाज सांग। मायाज सांग को एक पुरस्कार ये दिया गया है, ये याद रखना है। आगे अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में, अभी तक तो अंतर्राष्ट्रीय चल रही थी, अब जो देश भर की प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म मिला है ये दिया गया है तमिल फिल्म को। उस फिल्म का नाम क्या है? आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगालमन टेम्पल स्ट्रीट, ये है। अब इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है? भुवनेश कुमार, ये याद रखना, ये जरूरी है। अब भारतीय शॉर्ट फिक्शन फिल्म किसे दिया गया? भारतीय शॉर्ट फिक्शन फिल्म का पुरस्कार यह दिया गया स्मॉल क्लाउड्स को। स्मॉल क्लाउड्स एक फिल्म है जिसके डायरेक्टर है शुभम सुमित, ये याद रखना है। अब भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसे कौन सा वो पुरस्कार? वो डॉक्यूमेंट्री है वाई नाम की। इसके डायरेक्टर है साईनाथ और भारत बाला, ये। अब क्या याद रखना है? एक चीज याद रखनी है हमें कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है भारतीय डॉक्यूमेंट्री टाइटल वाकर को। याद क्या रखना? एक तो चीज अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर पुरस्कार जो होता है वो मिला है टाइटल वाकर को, भारतीय डॉक्यूमेंट्री। लेकिन जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री को जो सिल्वर कोच पुरस्कार दिया गया वो वाई है। आगे एक चीज आपको बताई थी मैंने कि जो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला था वो पुरस्कार कौन सा था? वो पुरस्कार था गोल्डन कोच, और वो कौन सी थी? वो थी सिल्वर को, ये याद रखना था। आगे देखते हैं कि विकसित भारत और वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने के जो विषय पर एक फिल्म बनाई गई है उसको सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया है। वो कौन सी फिल्म है? उसे है द लास्ट शेल्टर, ये याद रखना, द लास्ट शेल्टर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर या विकसित भारत के पूरे होने के विषय के उपलक्ष्य पर यह फिल्म बनाई गई है। तो आज जो पीआईबी में दिया गया था वो इसी चीजों के बारे में दिया गया था। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब आप लास्ट में कोई भी मैगजीन रिवीजन के लिए पढ़ेंगे, कोई मैगजीन या कोई वीडियो देखेंगे आप रिवीजन के लिए, तो आप देखेंगे कि यही सारी चीजें वहीं पर कराई जा रही हैं। तो हमारा फायदा क्या? हमारा फायदा है कि हम ये चीज क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि एक स्टेटमेंट में आपके सामने पीपीटी ला के एक स्टेटमेंट फिर 4 ऑप्शन में मैं करा रहा हूँ। मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करा रहा हूँ। फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि आपको सारी चीजें रिकॉल होंगी। तो जो चीजें आप
क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, वो ये नहीं कि हमने क्या पढ़ा है। जरूरी है कि एग्जाम के टाइम जब हम एग्जाम पेपर दे रहे होते हैं, उस टाइम हमें याद आनी चाहिए चीज़ें। अगर वहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं तो ये ना होना चाहिए कि इसमें से एक सही होगा। नहीं, उसमें से ये आना चाहिए कि इसमें ही यही वाला सही होगा। अगर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि कौन-सा सही होगा। एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए ये सही है। तो उसके लिए हमें डिटेल देना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीरीज़ जो मैंने पीआईबी की आज से शुरू की है, ये कंटिन्यू रहेगी आगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। अब इस सीरीज़ से जो भी लाभ मिलना होगा वो तो एस्पायरेंट खुद बताएँगे कितना लाभ हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये श्रृंखला आपको बहुत पसंद आई होगी।